वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फौजिया, आई एम मच बेटर नाउ बेटे, मच बेटर, दैट इज व्हाई आई एम ऑनलाइन। थैंक यू बेटे। बेटे बाकियों को भी कहो टाइमली ऑनलाइन हो जाओ ताकि हम स्टार्ट करें। बेटे मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आपको लाउड एंड क्लियर आ रही है बेटे? ठीक है बेटे, मैंने आज से रिवीजन शुरू करवानी है सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। अब जरा साथ साथ थोड़ा सा जो है वो सीरियस हो जाओ, अनकरीब ही आपके पेपर अनाउंस हो जाने हैं। ओके ग्रेट बेटे। बेटे 2 से 3 मिनट वेट करूंगी, फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगी।
ओके बेटे, काफी वेट हो गया है, मैं स्टार्ट करवाती हूँ आपको। आवाज आ रही है बेटे आपको? ठीक। जी आयशा बेटे बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? अच्छा मुझे बताओ बेटे, एक क्वेश्चन था जो तुम लोगों को तंग कर रहा था, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस वाला क्वेश्चन था जो मैंने कहा था मैं तुम लोगों से प्रोसेस शेयर करूंगी? मुझे जरा क्लियर करना, वाज इट प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस हमने कैसे लिखना है, इसको लेके मुझे याद आ रहा है कोई क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा था और मैंने कहा था मैं शेयर करूंगी। बेटे मुझे कंफर्म करो, क्या ये वही क्वेश्चन है जो कि कोई और क्वेश्चन था? वो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे कैसे पता लगेगा? ठीक है, ठीक है, चेंज प्रोसेस मैंने बता दिया था। क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस वाला तुम लोगों ने कहां से याद किया हुआ है? अच्छा, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस क्या है, मैं तुम लोगों को पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला चैप्टर आज रिवाइज करवाना चाह रही हूँ। इस दफा पेपर्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करने लगी हूँ। ये सारा कुछ वही है जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया हुआ है, उसी की शॉर्ट फॉर्म है। वो लिखते हुए याद करते तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे पास इस वक्त दो ऑप्शंस थी जो मैं हमेशा एक बच्चों को करवाती होती हूँ कि यहाँ से लिख लो अगर नहीं आता, लेकिन एक उससे भी अच्छी ऑप्शन मिली है, मैं वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अगर तुम उसी में से मेन, क्योंकि तुम लोग अक्सर कहते हो हमें समझ नहीं आती इसमें क्या पॉइंट लिखना है क्या नहीं, तो इसको रीड आउट कर लो, इट विल बी मच बेटर फॉर यू। ये भी बुक से ही है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स प्लीज। जी बेटे, मैंने उसमें शेयर कर दी है व्हाट्सएप ग्रुप में। हैव अ लुक एट इट, हैव अ लुक एट इट बेटे।
जी बेटा, देखा है आपने? इजी लग रहा है? से देख लो। फिर मैं जब एक क्वेश्चन पास पेपर्स देख रही थी और कुछ क्वेश्चन मैं एनालाइज कर रही थी, तो वहां पर मुझे एक चीज और रियलाइज हुई है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कौन से हैं? एक तो तुमने मेरे साथ मॉडल्स पढ़े थे ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स कौन से हैं? मेथड्स और प्रोसेस में तुमने कंफ्यूज नहीं होना। मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को लेके मैंने पास्ट पेपर में कहीं ये क्वेश्चन देखा है, चाहे अब वो इलेक्टिव का पेपर था या जो भी था, जिस तरह भी है, तुम्हें हर चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। मेथड और प्रोसेस में फर्क है बेटे। प्रोसेस ये है जो मैंने अभी तुम्हें शेयर किया, वही एनालाइज करना, ऑल्टरनेटिव देखना, जनरल किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी प्रोसेस यही है, चेंज में भी यही है, ठीक है। लेकिन सॉरी, लेकिन अगर आपको मेथड को लेके क्वेश्चन आए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड क्या हैं, तो उसको लेके मैं आपको अभी जो है वो स्टेप वाइज कुछ प्रॉब्लम मेथड शेयर करने लगी हूँ अगेन ग्रुप के अंदर। जब वो क्वेश्चन आएगा आपने पेपर में यही लिखना है, साथ ही मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करने लगी, ठीक है। ये पेपर के लिए इस दफा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज बेटे इसको कंसीडर करना है आपने। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं शेयर कर रही हूँ उधर। जी बेटे, मैंने अब आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स और प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी शेयर कर दी हैं, ताकि आप किसी तरीके से भी कंफ्यूज ना हो। जब प्रोसेस आए तो वो है कि प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, ठीक है। मेथड का मतलब ये है कि डिफरेंट, उस प्रोसेस को फॉलो करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। जैसे अगर किसी ने लाहौर टू इस्लामाबाद जाना है, तो क्या है, प्रोसेस यही होगा कि लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, लेकिन किन डिफरेंट तरीकों से पहुंचा जा सकता है, वो मेथड है। बाय एयर, बाय बस, ठीक है, बाय अनदर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, अपनी किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए। और फिर प्रिंसिपल्स, असूल क्या हैं जो लाहौर टू इस्लामाबाद ट्रेवल करते हुए हमें फॉलो करने चाहिए। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग के असूल क्या हैं, ये तीनों चीजें भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है और समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ बेटे? क्लियर आ रही है आपको? पेपर के लिए एक दफा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको बिल्कुल चॉइस पे नहीं छोड़ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये जो मैंने शेयर किया है ना बेटे, सीधा सीधा लिखा हुआ है, इससे ज्यादा इजी मैं आपके साथ कोई शेयर नहीं कर सकती, ठीक है।
मैं थोड़ा सा मेथड को यहाँ बताने लगी हूँ क्योंकि ये मेथड मैंने ऐसे पहले नहीं बताए हुए, तो मेथड में बेटे आपको यहाँ करवाने लगी हूँ। आप इसको सुन लो, पहले मेरे से सुन लो, फिर जो मैंने सारा शेयर किया उसको एक दफा खुद पढ़ लो, तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा बेटे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, वैरायटी ऑफ मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करने के लिए, जिसमें से कुछ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहले ट्रायल एंड एरर। बेटे ट्रायल एंड एरर सबसे ज्यादा कॉमन एक इशू है। ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, हम ट्राई करते हैं डिफरेंट तरीके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे, और फिर हमें अपना एरर पता लगता है, और उसी एरर को करते हुए, गलती करते हुए आप असल मेथड को भी डिस्कवर कर लेते हो। इसमें क्या है, ये वो लोग ऐसा करते हैं जिनका मैनेजमेंट का लिटिल एक्सपीरियंस होता है। वो एक सोल्यूशन को अप्लाई करते हैं, फिर दूसरे सोल्यूशन को अप्लाई करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर वो कहते हैं अच्छा लास्ट टाइम ऐसे किया था या पहले ये किया तो इतने % हमें अच्छा रिजल्ट मिला, आओ इस दफा ये करते हैं। इस तरह ट्रायल एंड एरर यानी कि डिफरेंट चीजों को ट्राई करते हुए, जैसे तुम किचन में कोई रेसिपी नहीं ट्राई कर रही हो और तुम उसमें हर बार कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करती हो कि मैंने ऐसे डाला था तो टेस्ट एनहांस हो गया था, इन द एंड वो कोशिश कर करके एक फाइनली तुम एक रेसिपी तक पहुंच जाती हो कि इसमें ये गलतियां थी और असल रेसिपी ऐसे बननी चाहिए। इन एक्सपीरियंस लोग ऐसे करेंगे। इन एक्सपीरियंस से मुराद ये कि जो भी न्यू फील्ड में आए हैं, जिनको इतना पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने माजी में क्या किया था इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपलेस्ट मेथड है बेटे, टाइम लेकिन इसमें ज्यादा लगता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि जब डिफरेंट चीजें ट्राई करोगे तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। ये ऐसी जगह पे सक्सेसफुल होगा, ठीक है, जिसमें के स्पेशियल और इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स होंगी, स्पेस को रिलेटेड प्रॉब्लम हो। अच्छा आज मेहमान आ रहे हैं, सोफा ऐसे अरेंज करते हैं, कुर्सियां ऐसे अरेंज करते हैं, कितनी स्पेस बनती है, अच्छा अब ऐसे करते हैं। या कोई इक्विपमेंट पे तुमने काम करना हो, वहां पर ट्रायल एंड एरर का मेथड जो है वो सबसे बेस्ट है। अब सेकंड पे आते हैं एक्सपेरिमेंटेशन पे। रिगोरस है देन ट्रायल एंड एरर, यानी कि ज्यादा जानदार है। इसमें टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है किसी भी थियरी की। जैसे कि तुमने मेरे साथ हॉथॉर्न इफेक्ट पढ़ा था। हॉथॉर्न इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने हाइपोथेसिस रखी थी कि नहीं जी फिजिकल फैक्टर अगर मिले अच्छे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। पहले में हमारी बात सच साबित हो गई, जब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया तो दूसरे ग्रुप को सारी चीजें दी हुई फिर भी परफॉर्मेंस पोर आई, तो इसका मतलब है कि हाइपोथेसिस गलत है। यहाँ पर हम एक हाइपोथेसिस सेट करते हैं एक्सपेरिमेंट में, उसको टेस्ट करते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप भी आता है, और उसके बाद हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन इज गोइंग वेल और नॉट। थर्ड स्टेज है मल्टी स्टेज सिचुएशन क्रिटिक। अच्छा इसमें क्या है, इसमें कंसिस्ट ऑफ इवेल्युएटिंग वर्कर्स एक्शंस इन अ थॉटफुल वे बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ प्रॉब्लम इवेंट। प्रॉब्लम होने से पहले, उसके दौरान, उसके बाद जो भी हमने मेथड अप्लाई किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है। ये हमें हेल्प करता है एक प्रॉब्लम को व्यू करने में, एक प्रोसेस के दौरान, एक एज एन आइसोलेटेड इवेंट, कि जब इवेंट नहीं हुआ था बिफोर क्या कंडीशन थी, जब ड्यूरिंग हमने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लगाया तब क्या हुआ, और जब हमने एक सोल्यूशन लगा लिया उसके बाद जो मैंने सोल्यूशन लगाया था उसके आफ्टर इफेक्ट क्या थे, ठीक है। हर स्टेज को हम एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पर डील करते हैं कि बिफोर में ऐसे हुआ, आफ्टर में ऐसे हुआ, इन बिटवीन ऐसे हुआ, और हर स्टेज का हम अलग से क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। फिर थर्ड है बेटे मेटाफर बेस्ड। मेटाफर में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें हम सिनेटिक्स entail breaking conventional thinking patterns and suspending judgments in order to evoke highly original body through forced association, ठीक है। ठीक है बेटे, मैंने यहाँ पर आयशा, मैंने बेटे इसीलिए यहाँ पर ये शेयर किए हैं कि सुलेवान की किताब में पढ़ते हुए बच्चों को ये है कि इंटरनेशनल लेवल की बुक है, वर्ड्स जैसे हैं हमें समझ नहीं आती। ये किताब नेशनल लेवल के लोगों के उस पर लिखी गई है, बेशक ऑक्सफोर्ड की बुक है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ एशियन जो है वो राइटर भी शामिल हैं, इसलिए इसको लिखने का, अगर तुम इसकी वर्डिंग को उसकी वर्डिंग से कंपेयर करोगे तो यू विल सी के इट स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन फिर भी अगर आपने वहां से याद कर लिया बेटे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट अगेन, वही वाला लिख दो। ये उन बच्चों के लिए जिनको ये पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है।
जी, इसीलिए बेटे आपको ये दिए हैं कि शॉर्ट, और आपने इसको भी तुम मज़ीद शॉर्ट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटेशन में ये सारी इतनी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन शुरू बताओ, एक्सपेरिमेंटेशन क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, और वो कामयाब हो तो क्या होता है, और जब ना हो तो उस वक़्त क्या होता है, और उसको फिनिश कर दो। ठीक है? ठीक है बेटे, उसके बाद मल्टी स्टेज भी मैंने तुम्हें बता दिया है कि हर स्टेज को अलहदा से, फिर मेटाफर बेस्ड है बेटे। ठीक है, ये ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें के सच एज सिनेटिक्स एंटेल, मैं बताती हूँ क्या, ब्रेकिंग कन्वेंशनल थिंकिंग पैटर्न्स एंड सस्पेंडिंग जजमेंट्स इन ऑर्डर टू इवोक हाईली ओरिजिनल आइडिया थ्रू फोर्स्ड एसोसिएशन। बेटे ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं किसी चीज को सॉल्व करने के, उसको सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं, और हम कहते हैं कि इसको नए तरीके से किस तरह सॉल्व किया जाए, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि आउट ऑफ द बॉक्स नई चीजें हमें करने को मिले, हम वही पुराने तरीका कार को फॉलो ना करें। ठीक है, इंटेंशनली ऐसा किया जाता है। अच्छा, अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस है पास्ट एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपीरियंसेस एंड इंट्यूशन। तुम्हें क्या लग रहा है कि कैसे सॉल्व होना चाहिए, और माजी में अगर ये प्रॉब्लम हुई थी तो तुमने कैसे सॉल्व किया था। ये वो वाले मेथड्स हैं जिसमें हम एक्सपीरियंस की हिसाब से जो है एक बंदे की जो है वो रेपो डेवलप होती है कि उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग पास्ट में ऐसे की थी तो कामयाब गई थी, अब इसको हमें इस तरह फॉलो करना चाहिए। ठीक है बेटे, प्लीज एक दफा इसको रीड कर लो, 5 से 6 मिनट से तुम्हें ज्यादा, मैक्सिमम 6 मिनट दे देती हूँ। 6:36 हुए हैं, 6:42 पे 6 मिनट में से एक दफा रीड आउट कर लो। कोई पॉइंट अगर नहीं पता लग रहा मुझसे अभी पूछ लो, पेपर में मेथड आएगा, 3 नंबर का आएगा, तो इतने लिख ही आना, अंदर से शॉर्ट कर देना, हेडिंग्स को कम मत करना प्लीज। ठीक है, शाबाश मेरा बच्चा, अभी जल्दी से रीड करो। टाइम स्टार्ट्स नाउ, इतनी देर के लिए मैं खामोश हूँ।
जी बेटे, हो गया आपका? ठीक है, मैं कर देती हूँ रिपीट। मेरी आवाज आ रही है? बाकी का समझ आ गया है? थर्ड और फोर्थ ठीक है, कर देती दोनों रिपीट। बाकी क्लियर है ना? बेटे थर्ड पॉइंट में कहता है, मैं पहले पूरा रीड करती हूँ फिर तुम्हें वर्ड बाय वर्ड बताती हूँ। मल्टी स्टेज सिचुएशन क्रिटिक कंसिस्ट ऑफ इवेल्युएटिंग problem as a process rather than an isolated event by analyzing how the behavior of the people has changed over time and by determining the relationship of the people's behavior of the situation characteristics at 3 points in a time. बेटे मल्टी स्टेज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो 3 स्टेज प्रोसेस होता है। नॉर्मली बेटे इसमें हम एक सिचुएशन के 3 हिस्से होते हैं बेटे। पहले क्या हुआ, दरमियान में क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, जब कोई प्रॉब्लमेटिक इवेंट होता है हम उस इवेंट को 3 हिस्सों में एनालाइज करते हैं, लेकिन एज अ प्रोसेस तीनों हिस्सों को हम जरूर देखते हैं कि प्रोसेस ये जब इवेंट हुआ है तो क्यों हुआ है, वो पहले का हिस्सा, फिर दरमियान में क्या हुआ है और उसके बाद एंड में क्या हुआ है। 3 स्टेजेस पे मैं एनालिसिस कर रही हूँ, लेकिन एज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मैं इनको अलग-अलग नहीं रखूंगी। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब कोई प्रॉब्लमेटिक इवेंट हुआ वो क्यों हुआ, वर्कर्स का बिहेवियर क्या था, जब कोई सोल्यूशन आया ड्यूरिंग द प्रोसेस तब उनका बिहेवियर क्या था, और आफ्टर द प्रोसेस बिहेवियर क्या था, और क्या सोल्यूशन की वजह से हालात इंप्रूव हुए हैं या और डिटीरियरेशन की तरफ गए हैं। इस तरह मैं एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जरूर मैं उस प्रोसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड जरूर कर देती हूँ कि बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर क्या हुआ है, लेकिन उसको एक दूसरे से अलग रख के नहीं देखती, तीनों को एज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस देखती हूँ कि इस सिचुएशन में इस प्रॉब्लम की वजह से बिफोर, दरमियान में और आफ्टर क्या हुआ है। तो मल्टी स्टेज मैं एक ही प्रोसेस को डिवाइड कर देती हूँ, लेकिन उसे देखती एज अ सिंगल प्रोसेस ही हूँ। ठीक है, उसके बाद बेटे अगला है मेटाफर बेस्ड। मेटाफर और सिमिली जो होती है ना, ये हम इंग्लिश में यूज करते हैं। इसमें होता है किसी चीज को किसी चीज से मुशाबहत देना या कंपेयर करना, मेटाफर उसको कहते हैं, और सिमिली भी उसी को कहते हैं। दोनों में बस थोड़ा फर्क होता है। अब मैं क्योंकि इंग्लिश का लेक्चर नहीं ले रही तो उस तरफ नहीं जा रही, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि मेटाफर क्या है। इसमें बेटे हम इस तरह करते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर देखो कोई प्रॉब्लम आई और हर बार उसे माजी के, अच्छा पहले इसकी लाइनें चलो पढ़ती हूँ ताकि वो भी हो। मेटाफर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सच एज सिनेटिक्स, यानी मेटाफर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है और उसका नाम है साइनेटिक्स, सॉरी, entail breaking conventional thinking patterns and suspending judgments in order to evoke highly original ideas through forced associations। बेटे ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एक कन्वेंशनल मेथड है, जो माजी से चला आ रहा है कि जब ये प्रॉब्लम होगी हम ऐसे ही करेंगे, उस कन्वेंशनल मेथड को ब्रेक करने के लिए हम न्यू आइडियाज की तरफ जाते हैं। फोर्सफुली हम जजमेंट को सस्पेंड करते हैं और ये देखते हैं कि जब इस सिचुएशन को नए तरीके से कोई एनालाइज करके सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो असल में क्या होगा। हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम माजी में और अब भी एक जैसी हो सकती है, लेकिन माजी में कंडीशंस कोई और होंगी, अब कोई और होंगी, मुस्तकबिल में उसी प्रॉब्लम को लेके कंडीशंस चेंज होंगी। अगर कंडीशंस चेंज होंगी तो उसको सॉल्व करने की अप्रोच भी कन्वेंशनल नहीं होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। जैसे डेटा करने का, एंट्रियां करने का प्रोसेस जो था वो माजी में रजिस्टर पे लिखने का ही था,
अगर हम लोगों को फोर्स नहीं करेंगे कि तुमने रजिस्टर पे नहीं जो है वो कंप्यूटर पे एंट्रियां करनी है, तो कैसे कोई कन्वेंशनल मेथड से बाहर निकलकर नए मेथड को फॉलो करेगा? समझ आ रही है आपको मेरी बेटे? ये है इसका मतलब। अब मैं क्लियर हूं? अब ठीक है सारा? नो प्रॉब्लम। अब चूंकि अजान हो गई, आप लोगों ने नमाज ब्रेक भी लेनी होगी, मैंने प्रिंसिपल स्टार्ट करवाने हैं। प्रिंसिपल जल्दी से अपना वजू करके अपनी असर पढ़ लो और उसके बाद हम प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इरम, मेटाफर को रूट कॉज एनालिसिस इज अ बिट चेंज टेक्निक बेटे। Let me have a look at it, please. Before commenting on it, I will see if we can give it an alternative name of root cause analysis. But so far, as far as I know, root cause analysis में हम basic प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं कि रूट क्या थी इस प्रॉब्लम की अराइज होने की। मेटाफर के अंदर हम माजी की कन्वेंशनल टेक्निक्स को ब्रेक करके नए आइडियाज की तरफ जाने के लिए इस तरफ जाते हैं। प्लीज लेट मी चेक इट बिफोर कमेंटिंग ऑन इट फर्दर। ठीक है इरम? Beta, you people are suggesting some alternative names for these therapies, for these researches. Let me have a look at it and then I will let you know. Fozia, for you as well. Same is the answer for you as well. Self solving कुछ हजम नहीं हो रहा मुझे, ठीक है? मुझे चेक करने दो बेटे, मैं चेक करके इस पे कमेंट करूंगी। अब आप अपनी नमाज पढ़ लो, फिर मैं प्रिंसिपल स्टार्ट करवाती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला आज पूरा पोर्शन मैंने खत्म करवाना है, ठीक है? शॉर्टली हम रिज्यूम करते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू लीव द क्लास। टेक योर ब्रेक, नमाज ब्रेक प्लीज।
ओके बेटे, गिव मी अ मोमेंट, मैं स्टार्ट करती हूँ, जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स प्लीज। जी बेटे, आई एम बैक। अच्छा बेटे, सेल्फ सॉल्विंग वाला मैंने देख लिया है, आपने जो शेयर किया हुआ है बेटे, सेल्फ सॉल्विंग इसको नाम नहीं दे सकते, क्योंकि सेल्फ सॉल्विंग में हम प्रोसेस को नेचुरल कोर्स फॉलो करने का जो है वो मौका देते हैं, जबकि मेटाफर बेस्ड में हम चाहते हैं कि न्यू आइडियाज जो है वो इवॉल्व हों। तो सेल्फ सॉल्विंग तब होगा जब हम पुराने आइडियाज को फॉलो करके उसे खुद ब खुद रिजॉल्व होने का मौका देंगे। जैसे हम बाजुकात कहते हैं ये प्रॉब्लम है तो रहने दो, वक्त के साथ साथ खुद ही सॉल्व हो जाएगी, डेट इज सेल्फ सॉल्विंग, ठीक है। लेकिन जो मेटाफर बेस्ड है, इसमें हम ओल्ड आइडियाज को चैलेंज करके न्यू की तरफ जाते हैं। अच्छा बेटे, आगे करवाने लगी हूँ अब मैं। आगे चल रहे हैं बेटे, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के असूल क्या हैं। ऊपर से तुम्हें सारी कहानी करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें लिखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक अदर मैनेजरियल एक्टिविटीज इज फैसिलिटेटेड बाय प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, बस ऊपर वाला नहीं लिखना। Number one, resolve problems affecting organizational efficiency by separating large problems for small ones and conserve managerial time for solving major problem. वही बात के जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको लोअर लेवल पे ही सॉल्व किया जा सकता है, उनको सेग्रीगेट कर दो लार्ज प्रॉब्लम से। लार्ज प्रॉब्लम वही वो होंगी जिसमें हायर हायरार्की को जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे शालामार की एग्जांपल देती हूँ, अगर मैंने किसी क्लास का टाइम टेबल बनाना है तो उसमें हायर हायरार्की को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, यू कैन सॉर्ट इट आउट। लेकिन अगर मैंने कॉलेज को एक्सटेंड करना है तो वो मेजर एक प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे रिसोर्सेज की जरूरत होगी, उसमें मुझे हायर हायरार्की को भी साथ में शामिल करना पड़ेगा। Delegate smaller problems to subordinates and teach them to solve these by applying existing agency rules. वो चीजें जो जनरल प्रॉब्लम है, रूटीन प्रॉब्लम है और वो रूटीन डिसीजन से सॉल्व हो सकती हैं, उसको डेलीगेट कर दो बाकी लोगों को कि वो ऑलरेडी स्टैब्लिश पॉलिसीज को फॉलो करते हुए उसको सॉर्ट आउट कर लें। उसके बाद ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स बाय कंसल्टिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स सो दैट सॉल्यूशंस विल बी बेस्ड ऑन करंट नॉलेज। ऐसी चीजें जिसमें एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो जरूरत है, उसमें जो है हम इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं, ताकि एक्सपर्ट वो होते हैं जो वेल इक्विप्ड होते हैं करंट नॉलेज से, ताकि करंट क्राइटेरिया को बेस करते हुए उसको सॉल्व किया जाए।
अप्रोच प्रॉब्लम इन अ रिलैक्स फैशन एंड अवॉइड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अंडर स्ट्रेस। जब अंडर स्ट्रेस होगी कभी भी बेस्ट सोल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए प्रॉब्लम को समझने में, एनालाइज करने में जितना वक्त लगाओगे, उसको सॉल्व करने में उतना कम वक्त लगेगा। जितनी कम डेट में तुम कहोगे प्रॉब्लम ये है और डिसीजन लोगे, उतनी प्रॉब्लम रॉन्ग आइडेंटिफाई होगी और डिसीजन तो ऑलरेडी सारा टाइम फिर वेस्ट हो जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम को राइट वे में आइडेंटिफाई करना इज द मेन चैलेंज। उसके बाद ट्राई नॉट टू अगेंस्ट ओवर सेलेक्टिंग अ सोल्यूशन as it is impossible to anticipate all eventualities or to expect 100% accuracy in diagnosing and resolving problem। ठीक है, अब ये है कि किसी एक को किसी दूसरे सोल्यूशन पर जो है वो जो सिलेक्ट करते हुए उसको एगोनाइज करने की, यानी उसमें कोई किसी को गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये देखो कि एंटिसिपेट करो कि बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, और याद रखो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन भी वो नहीं होगा जो तुम्हें परफेक्ट 100% देगा, और वो होगा जो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे गोल की तरफ लेकर जाएगा। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रिंसिपल्स। अब प्रोसेस भी हो गया, मेथड भी हो गया और प्रिंसिपल भी हो गए। अब एक सेकंड मुझे दो, एक चीज मैं और शेयर करना चाह रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जस्ट होल्ड ऑन बेटे। बेटे काइंडली ग्रुप में चेक करो, मैंने एक छोटा सा टेबल भेजा है जिसमें है डिफरेंस के प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में क्या फर्क है। दोनों के 4-4 पॉइंट हैं। आधे टाइम तक बच्चों को यही समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में क्या फर्क है। ये मुझे एक अच्छा सा टेबल मिला था जो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा है, और अगर डिफरेंस पे भी कोई क्वेश्चन आता है तो तुम उसको एड्रेस कर सकते हो। मेरी आवाज आ रही है ना लाउड एंड क्लियर बेटे? बेटे मेरी आवाज आ रही है?
ठीक है बेटे, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। मेरे पास मैसेजेस शो नहीं हो रहे थे, अब शो हुए हैं एक साथ। अच्छा बेटे, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में देखो कि डिसीजन सॉल्विंग में ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो नहीं होते हैं। दैट ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट हैव टू pertain to a problem. The objectives can relate to change, progress, any operational और मैनेजमेंट प्लान। ये ऊपर के बजाय से द एसेंशियल डिफरेंस जो है ना, ये मेन है। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज दैट कि इन फॉर्मर यानी पहले वाला जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थिंकिंग प्रोसेस वर्क्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, जबकि दूसरे में डिसीजन मेकिंग में हम किसी गोल या कंडीशन की तरफ जो है हमने पूछना होता है, सॉरी पहुंचना होता है। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक थिंकिंग प्रोसेस है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि इस गोल तक पहुंचने के लिए क्या डिसीजन हमने लेना है। अब टेबुलेटेड फॉर्म में जरा डिफरेंट देखो कि डिसीजन मेकिंग में हमने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को और सिचुएशन को एनालाइज करना है, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें असेस करना है और डिफाइन करना है प्रॉब्लम को। इसमें डिसीजन मेकिंग में हमने ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर करने हैं कि ये लगाएंगे तो गोल के ज्यादा करीब होंगे, ये लगाएंगे तो गोल के ज्यादा करीब होंगे, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने प्लान करना है और लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव जनरेट करने हैं। इधर जनरेट करने हैं, उधर ऑलरेडी जनरेट हुए एक्सप्लोर करने, ठीक है। एंड इवेलुएट द कॉस्ट, फिजिबिलिटी एंड रिस्क। चूज द मोस्ट डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव डिसीजन मेकिंग में, चूज द बेस्ट सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इवेल्युएट द रिजल्ट है, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन। जो मैंने एक्शन लिया उसकी इफेक्टिवनेस, उसमें हमने रिजल्ट देखना है कि ऑब्जेक्टिव के पास हमें ये कितने परसेंट लेकर गया है। क्या बेटे दोनों में फर्क आप लोगों को क्लियर हो गया है? एक तो ये टेबल काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके अलावा आपको फर्क भी पता लग जाना चाहिए। ओके ग्रेट बेटे। अच्छा, आई गेस प्रॉब्लम सॉल्विंग में से सारा कुछ, एक सेकेंड मुझे, एक जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बेटे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पोर्शन को देखो, कोई ऐसी चीज पास्ट पेपर का कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें समझ ना आ रहा हो, यू कैन आस्क मी हियर। इसके बाद मेरा इरादा तुम्हें बजटिंग वाला रिवाइज करवाने का है, क्योंकि उससे भी तुम लोग भागते हो, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट सुपर इजी फॉर यू। नो प्रॉब्लम बेटे, यू आर ऑलवेज वेलकम, दैट्स माय जॉब। बस उसको अच्छे से करो, मैं यही चाहती हूँ पेपर में तुम लोग बस कोई झटका ना खाना। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला प्रोसेस पहले भी इसलिए मैं चाह रही थी इसको ज्यादा मैं टाइम दूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इसके मेथड्स क्या हैं, प्रोसेस भी हमारा हो गया ये इजी वे में। यहाँ पर तो काफी लंबा लिखा हुआ था बेटे। मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्व हो गया है, मतलब कि कंप्लीट हो गया है, सॉरी। इसमें से जो चीजें मुझे लगता है वो आपको आ सकती थी, वो मैंने आपको सारी कवर करवा दी है।
डिसीजन मेकिंग वाला स्टार्ट करें आप। अगर कोई तुम्हारा क्वेश्चन है अभी जेहन में तो मुझसे अभी पूछ लो। मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्लीटली फिनिश हो गया है, रिवाइज हो गया है। अब तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पेपर में बेटे। बेटे ठीक है। अच्छा बेटे, डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर की तरफ आती हूँ। बेटे इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन वही जो मैंने तुम लोगों को मार्क करवाई हुई है सुलेवान की किताब में, वो इजी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटे, वही करनी है आपने। फिर क्रिटिकल क्रिएटिविटी की डेफिनेशन और स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है। फिर टाइप्स ऑफ डिसीजंस भी मैंने करवा दिए हुए हैं, वो भी आपने करने हैं। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं। जब पेपर में तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आए तो तुमने कहना है कि द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ मॉडल्स विच आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। तो उसमें पहला रेशनल डिसीजन मेकिंग है, डिस्क्रिप्टिव है, सेटिस्फिसिंग है और फिर पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल है। ये सारे मैंने तुम्हें करवाए हुए हैं। डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन बेटे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हमें कुछ ज्यादा वो करना पड़े। अच्छा इसमें ना एक काइंडली एक बॉक्स बना हुआ है 8.1 जिसमें लिखा हुआ है कि जो एक क्रिटिकल थिंकर है ना उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो उन करेक्टरिस्टिक्स को उसने हाईलाइट करके एक बॉक्स बनाया हुआ है बेटे, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ ना कुछ एक दो स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है उसे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ग्रुप में देखना, मैं दो स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ।
ठीक है, ग्रेट है। ओके आयशा, मैं बता देती हूँ, ये एक्सपर्ट जो है क्रिटिकल थिंकर है, उसके क्या होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर दूसरा मैंने तुम्हें एक और भेजा है नर्सिंग प्रोसेस का, कि नर्सिंग प्रोसेस में क्या है। नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट होती है, डायग्नोसिस होती है, प्लानिंग होती है और इवेल्युएशन होती है। ठीक है, अगर तुम्हें पेपर में आए डिस्क्राइब नर्सिंग प्रोसेस, तो इसी टेबल को हेडिंग्स की फॉर्म में लिख देना। मतलब टेबल बना के ना लिखना, तुम्हें इस तरह लिखना होगा कि the nursing process is described as follows, या the steps involved in nursing process are described as follows। पहले वाले में लिखना असेसमेंट, और जो यहाँ टेबल में पॉइंट्स लिखे हुए ना, ये टेबल के बजाय नहीं, हेडिंग के नीचे बुलेट्स बना के इन सबको लिख देना। समझ आ रही है? ये पेपर में कभी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं आना क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू नर्सिंग प्रोसेस, ये जनरली ऐसे ही आना कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है। तो ये है वो नर्सिंग प्रोसेस जो तुमने हेडिंग के नीचे बुलेट्स बना के लिखना है और टेबल की फॉर्म में नहीं लिखना। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल करवाने लगी हूँ। The political decision making model describes the process in terms of the particular interests and objectives of powerful stakeholders such as hospital boards, medical staffs, corporate officers and regulatory bodies. Power is the ability to influence or control how problems and objectives are defined, what alternative solutions are considered and selected, what information flows and ultimately what decisions are made। ठीक है, अच्छा बेटे, सबसे पहले पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में बस तुमने इतना ही लिखना है। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बेटे तुम्हें नाम से ही बता रहा है कि याद रखो कि कोई भी अगर हॉस्पिटल होता है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, हर एक के अपने स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर वही है ना, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर, द सेम मीनिंग। अब जिसका तो शेयर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने में और उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाए वो चीज इन्फ्लुएंस करेगी। अगर मेरा शेयर किसी कंपनी में 51% का है, 51, किसी और का 49 है, तो इसका क्या मतलब है, मेरे पास ज्यादा पावर है किसी भी डिसीजन को जो है वो ऑल्टर करने के लिए या सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि मेरे स्टेक्स ज्यादा लगे हुए हैं, मेरा कंपनी में ज्यादा स्टेक है। अगर कंपनी फायदे में जाएगी तो, अगर नुकसान में जाएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान भी मेरा होगा। इसलिए वो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक ऐसा डिसीजन मेकिंग मॉडल है जिसमें जो है जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, एग्जांपल दे रहा है कि जैसे पावरफुल स्टेक होल्डर है, हॉस्पिटल बोर्ड है, उसमें पावर और कंट्रोल उसी का चलता है जिसके सबसे ज्यादा शेयर या स्टेक होते हैं, और वही फाइनल डिसीजन को जो है वो जो है इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है ये पॉलिटिकली बेस्ड है, कि पॉलिटिकली कौन कितना स्ट्रांग है उसकी बेस के ऊपर एक्शन लिया जाता है। आयशा क्लियर हो गया? जी बेटे क्लियर हो गया? ग्रेट। और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में से? मैंने अगला बजटिंग का चैप्टर स्टार्ट करवाना है, वो मैं किसी सूरत भी आज शुरू नहीं करवाऊंगी। मेरा यही टारगेट है कि जब वो मैं एक साथ शुरू करवाऊं तो वो एक साथ ही खत्म हो। जी बेटे। मैं वेट कर रही हूँ इस चैप्टर में से कोई और क्वेश्चन, कोई और चीज जो तुम लोग करना चाह रहे हो मेरे साथ। ग्रेट। आज प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग का जो चैप्टर है उसकी बेटे रिवीजन हमारी सारी की सारी खत्म हो गई है। अब जरा मैं थेरीज की तरफ आती हूँ। थेरीज तुम लोगों ने मेरे साथ रिवाइज की थी। थेरीज में बेटे हम लोगों ने मैनेजमेंट की थेरी सारी पढ़ ली, और जो वो नोट्स बने हुए तुम्हें मैंने दिए थे वहां से मुझे एक मैसेज आया था कि मैडम ये पेज मिसिंग है, जरा चेक कर लें। मुझे अब याद आया, मैं अभी थोड़ी देर में चेक करती हूँ। अगर तो मुझे वो पेज मिल गया
तो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। लीडरशिप की थियरीज बेटे रिवाइज करवाने लगी हूँ, ये रहती थी हमारी। मारिया मैंने दूसरा चैप्टर खोला है, तो बेटे तुम्हें अब होश आई है पूछने की। तुम लोग इतने लेट लतीफ क्यों हो? मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ कि बताओ बताओ बताओ। रैशनल डिसीजन मेकिंग जो मॉडल है उसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, ठीक है। लॉजिकल होने चाहिए, वेल ग्राउंडेड होने चाहिए। मैंने तो चेक नहीं किया, पॉलिटिकल डिसीजन का आया था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा बेटे, द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट मैनेजर्स टेक इन एन एफर्ट टू मेक लॉजिकल वेल ग्रुप रैशनल चॉइसेस दैट मैक्सिमाइज द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट आइडेंटिफाई, ये सारा पॉइंट्स की सूरत में लिखना, पैराग्राफ की सूरत में नहीं, बुलेट्स बना के। फर्स्ट आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल आउटकम्स, एग्जामिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव and then take the action that yields the highest probability of achieving the most desirable outcome, ठीक है। बस इस मॉडल के अंदर तुमने इतना ही लिखना है, इसके नीचे जितनी कहानी है वो लिखने की जरूरत नहीं है, एनफ है यहाँ तक पेपर में लिखने के। नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन होता है, तुम्हें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है बेटे। इसमें रैशनल का मतलब है लॉजिक, नाम ही तुम्हें बता रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को हम लॉजिकली इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन लगाने से हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो सॉल्यूशन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी यील्ड करेगा। यानी अगर सॉल्यूशन नंबर 1 से हमें प्रोडक्टिविटी 70% मिलेगी और सॉल्यूशन बी से 71%, तो ऑब्वियसली हम लॉजिक की बेस पे 71% वाले को प्रेफर करेंगे 70% के ऊपर, ठीक है। हमें यील्ड के साथ साथ उसके ड्रॉबैक्स भी देखने होते हैं, ड्रॉबैक्स कम होने चाहिए और फायदे ज्यादा होने चाहिए। तो रैशनल मॉडल के अंदर हम बेस्ड ऑन रैशनल ऐसा मॉडल सेलेक्ट करेंगे। अगला है डिस्क्रिप्टिव रैशनैलिटी मॉडल, ठीक है। इसके अंदर ये बताने की जरूरत नहीं है, सिमोन ने किया था और ये यहां से शुरू करना है। इट recognizes 3 ways in which decision makers depart from the rational decision making model। वो कहते हैं इसमें 3 तरीके ऐसे हैं जो कि डिफर करते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल से। वो क्या है? नंबर 1, डिसीजन मेकर सर्च फॉर पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। पहले वाले में तुम्हारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज पैसे को भी कहते हैं, रिसोर्सेज तुम्हारा वक्त है, रिसोर्सेज तुम्हारी एनर्जी है। यहाँ पर लिमिटेड टाइम है, वहां पर तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम है कि तुम सारे ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर तुम सॉरी यहाँ पर तुम सारे ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास वक्त की, एनर्जी की और मनी की कमी है, ठीक है। People frequently lack adequate information about problems and cannot control the conditions under which they operate। जाहिर बात है एडिक्वेट इंफॉर्मेशन लैक करेंगे ही प्रॉब्लम के बारे में। एक तो टाइम कम है, तुम्हें प्रॉब्लम को एनालाइज करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला, इसकी वजह से जो है वो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं और कंडीशंस के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज हमारे पास नहीं होता। और इंडिविजुअल्स ऑफन यूजिंग अ सैटिस्फैक्सिंग स्ट्रेटेजी, इसमें इंडिविजुअल जो है वो ज्यादातर सैटिस्फिशिंग स्ट्रेटेजी है जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सैटिस्फिशिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? ये आइडियल नहीं होती, बस हमें ये लगता है कि यही गुड इनफ है इसको सॉल्व करने के लिए या इस कंडीशन को जो है वो सफाइस करने के लिए, यानी मुनासिब है इसकी कंडीशंस पूरी करने के लिए, उसे कहते हैं सैटिस्फिशिंग स्ट्रेटेजी। क्योंकि यहाँ पर हर चीज की वजह से हम कंप्लीटली प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर रहे। यहाँ पर क्या है? लिमिटेशंस है मॉडल के ऊपर, डिसीजन के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर, पहले वाले में नहीं थी। क्या समझ आ गई है? अब दोनों में अगर मैं फर्क देखना चाहूँ तो पहले वाले में वक्त की, टाइम की, एनर्जी की कमी नहीं है, इसलिए हम सारे सोल्यूशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और बेस्ट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। दूसरे में इन चीजों की कमी है, इसीलिए जो हमें मौके की मुनासबत से लगता है कि यही ज्यादा बेहतर है,
और ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो यील्ड करेगा, उसको हम अप्लाई कर देते हैं। क्या आप क्लियर? ठीक है, समझ तो आ गई है ना? अब तो कोई इशू नहीं है ना? 11 नंबर पेज बेटे मैंने देख लिया, मैं अपने नोट्स में चेक करती हूँ। अगर 11 नंबर पेज हुआ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटे मारिया। बेटे लीडरशिप की थियरीज में स्टार्ट करवाना चाह रही हूँ। लीडरशिप की थियरीज हमारी रिवाइज नहीं हुई थी, मैनेजमेंट की मैंने सारी करवा दी थी। लीडरशिप की ट्रेडिशनल थियरीज वही हैं जो मैंने तुम लोगों को करवाई थी, वो येलो बुक वाली, सो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। वो बॉर्न लीडर वाली, 1 ट्रेट, 2 ट्रेट और 3 ट्रेट वाली, ब्रैंकर्ट की थियरी, हर्सी की थियरी, वो सारी वही है जो आपने करनी है छोटी बुक में से। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नहीं बेटे, सेटिस्फिशिंग जो है वो सेपरेट मॉडल है, उसको सेपरेट मॉडल की हेडिंग देकर लिखना है, इसमें नहीं लिखना। डिस्क्रिप्टिव के अंदर नहीं लिखना बेटे, सेपरेट मॉडल की हेडिंग देके लिखना है। मरियम, अच्छा बेटे, ट्रेडिशनल के बजाय अब मैं कंटेम्पररी थियरीज या न्यू थियरीज या मॉडर्न थियरीज करवाने लगी हूँ लीडरशिप की। सबसे पहली थियरी है मेरे पास क्वांटम लीडरशिप। आज मैं एक ही थियरी करवाऊंगी। क्वांटम लीडरशिप को पेपर में लिखते हुए सुलेवान की किताब में से तुमने लिखना है। और क्वांटम लीडरशिप का जो पहली लाइन है वो तुमने ये लिखनी है कि क्वांटम लीडरशिप इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ chaos थियरी। chaos थियरी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, जिसमें वो कहता है कि नथिंग इज परमानेंट बट चेंज। जो ये समझता है कि ये चीज सारी उम्र चलेगी, वो जाहिर बात है क्योटिक एनवायरमेंट, डूम टू फेल है। रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग एंड द लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यहीं तक बस। ठीक है, उसके बाद नीचे क्वांटम लीडरशिप डिमांड्स अ डिफरेंट वे। सेकंड वाले पैराग्राफ को पूरा लिखना है और पहले वाले पैराग्राफ की लाइन पहली क्वांटम लीडरशिप से लेकर चेंजिंग तक लिखनी है। क्वांटम लीडरशिप सिंपली हमें ये बताती है कि जिस तरह टाइम चेंज हो रहा है, उस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी चेंज हो रहा है। 8वां एडिशन है मेरे पास, पेज नंबर 42 है। तुम्हारे एडिशन में तुम्हारा पेज नंबर चेंज हो जाएगा, लुक अप फॉर इट। ठीक है, क्वांटम थ्योरी बेटे ये कहती है कि चेंज करने का, थिंक करने का किसी प्रॉब्लम को आइडिया जो है वो टोटली चेंज है। माजी में जब हम किसी डॉक्टर के पास या किसी से भी कोई मेडिकल जो है वो इंफॉर्मेशन लेने जाते थे तो वो उसी तक जो है वो महदूद होती थी। वो जो हमें बताता था वही हमारे लिए सच होता था। बट टुडे बिकॉज ऑफ द चेंजिंग कंडीशंस एंड बिकॉज ऑफ अ सिंगल क्लिक ऑफ बटन, एक पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले या किसी भी मेडिसिन के बारे में किसी फार्मासिस्ट से अगर उसने कुछ पूछना है तो वो पहले ही उसके बारे में इतना पढ़ के और वेल इक्विप्ड होता है
कि उसको लगता है कि ही और शी नोज एवरीथिंग और मोर देन द कंसर्न्ड पर्सन। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज फिल्टर होकर हम तक आनी चाहिए। क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि किसी लीडर को इस थ्योरी में या इस हिसाब से या इस कंडीशन में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। यार बेटे पेज नंबर रिपीट कर दे मुझे। मैं तुम लोग बेटे अपनी वो इंडेक्स नहीं चेक कर सकते? 42 है पेज नंबर मेरे पास। ठीक है, क्वांटम थ्योरी सारा बेटे मेरा टेम्पो खराब हो जाता है इस तरह। बेटे क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि लीडर को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके पास बेटर से बेटर इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करने की इंटरपर्सनल स्किल्स तुम्हारी अच्छी नहीं होंगी तो तुम उसको ये कैसे बता सकोगे कि जो इंफॉर्मेशन उसने पढ़ी है वो किस तरह प्रोसेस करे। उस इंफॉर्मेशन को जो वो तुम्हारे पास लेके आया है दवाई के साथ साथ उस इंफॉर्मेशन में से कौन सा चंक उसको पता होना चाहिए और कौन सा नहीं। दैट इज द जॉब ऑफ दैट पर्सन। और वो कोई तभी अच्छे तरीके से कर सकता है जब उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स यानी दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने की उन्हें समझाने की स्किल्स अच्छी हो। दिस इज क्वांटम थ्योरी। एक एक थ्योरी करके रिवाइज करवाऊंगी एज आई प्रॉमिस्ड। जी बेटे समझ आ गई है? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एम आई क्लियर? समझ आ गया आपको? आर वी डन? ओके ग्रेट। अटेंडेंस लगा के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक नाउ। ठीक है, अटेंडेंस लगा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो। जी मरियम सेकंड पैराग्राफ सारा करना है बेटे, पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। पेपर में इस तरह पैराग्राफ मार के नहीं लिखना। अगर उसको पॉइंट्स या बुलेट्स की सूरत में लिख रहे हो तो हो सकता है उसका मेन आइडिया खाली लिख दो, पूरी लाइन बेशक ना लिखो। ठीक है, प्लीज अटेंडेंस लगा के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। रिवीजन सेशन है, खुद को अरस्तू मत समझो, तुम्हें कुछ नहीं आता और पढ़ना शुरू कर दो। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मैंने अभी चैप्टर सारा खत्म करवाया है, अगर मैं तुम्हारी जगह होंगी तो अभी वो एमसीक्यू वाला चैप्टर खोलूंगी और उसके वो 10 एमसीक्यू पढ़ लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बाद में नहीं पढ़ना। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।